हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। जी हां, बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और आप ये भी जानते हैं कि हम आप लोगों को ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज बल्कि हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। यदि इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो क्लास केजी से क्लास 12 तक के आराम से मिल जाएंगे, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको ये भी मिल जाएंगे। और इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो जाकर के जरूर जल्दी से चेक करो और अपने जितने भी दोस्त हैं यदि हिंदी मीडियम से हैं उनको जाकर जरूर बताना। भाई दूसरों की मदद करो, उनको भी बताओ ताकि वो भी ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ले सके, ठीक है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स ई बुक्स और ई नोट्स की, तो ये भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और ये कैसे आपको अवेल करना है, यदि आप इंटरेस्टेड है, अवेल करके अपनी स्टडी करना चाहते हो, बढ़िया से नोट्स से, ई बुक्स से पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यदि अवेल करना है तो आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां एक लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करोगे। देन आप जब प्रोसेस आगे बढ़ाओगे देन आप आराम से फिर ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर सकते हो बिना रुकावट के। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बिल्कुल कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस नहीं हम आप लोगों से चार्ज करते हैं। कंप्लीट एजुकेशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल से, और इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है गाइस, जल्दी से कर दो, फटाफट से कर दो। और आपके बेनिफिट के लिए कह रही हूं, क्योंकि घर बैठे बैठे, क्योंकि यदि आपको कंप्लीट एजुकेशन चाहिए, वो भी हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो आप, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर चीज हम आपको कवर कराते हैं। और ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और भी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग अपने चैनल से आप लोगों को सॉल्व कराते हैं, जैसे एमसीक्यू, असर्शन रीजन या फिर हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी चीजें आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगी और बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी भाई साहब, ठीक है, राइट। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से क्विकली फास्ट, जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करना है, सो दैट। आइए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यूएशन में पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब टॉपिक जो चल रहा है हमारा, वो एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में 101% सवाल आता ही है। तो भाई साहब जब पता ही है कि यहाँ से सवाल आएगा तो उस टॉपिक को फिर डिटेल में ही पढ़ा जाए ना, है कि नहीं। तो आइए फिर चैप्टर नंबर 10 चल रहा है अपना, अगर अपन कंटिन्यूएशन में देखें तो चैप्टर 10 है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। आपकी पार्ट बी बुक का है ये, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर के एलिमेंट्स या फिर कंटेंट्स उसके जो भी है ना। और आपको पता है ये बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, एक होती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और एक साइड होते हैं अपने एसेट। एसेट की बात बाद में होगी, इक्विटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड नाउ फाइनली हम लोग लायबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। लायबिलिटी की अपनी बातें चल रही हैं, तो फिर आ जाए, शुरू करें फटाफट से। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका टॉपिक है, ऑलरेडी मैंने इसको बहुत पहले स्टार्ट कराया था, तो 3 पार्ट इसके मैं बना चुकी हूं, जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग से इक्विटी से सारी चीजें बताते हुए लेकर आई हूं। अब हम लायबिलिटी पर आ चुके थे पिछले ही सेशन में, मतलब पार्ट 3 में मैंने आपको लायबिलिटी का स्टार्टिंग करा दी थी। लायबिलिटी का हमने थोड़ा सा देख लिया था स्टार्टिंग का, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी का कैसे क्या डिफरेंशिएशन करना है। कुछ 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, जिसमें यदि कोई लायबिलिटी उन 4 कंडीशंस में से कहीं के भी आसपास की है तो मतलब वो करेंट लायबिलिटी है। तो एक आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो बता दिया। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो 2 टाइप की आपकी लायबिलिटी होती है ना, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक होती है करेंट लायबिलिटी। अब फाइनली हम इनको डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट 4 है आपका, पार्ट 4 में हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन उसके बाद जो पार्ट होगा उसमें हम करेंट लायबिलिटी को डिटेल में, एक करेंट लायबिलिटी को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो चालू करें सेशन को। आर यू गाइस रेडी? आप सभी ने लाइक एंड शेयर कर दिया है क्या? यदि कर दिया है तो फिर आइए जल्दी से सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यही इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट 4 रहेगा। एक बार और मैं आपसे बोलूंगी, इसके पहले 3 पार्ट हो गए हैं, तो सीक्वेंस में देखना, लाइन से चीजों को समझना, बिल्कुल
सीक्वेंस में, ठीक है। आइए फिर शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया भाई, नहीं किया तो कर दो, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव। अब देख लो भैया नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखो यदि मैं हम लोग एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रिवाइज करते हुए चले, क्योंकि देखो मैं ना आपको बार बार रिवाइज कराऊंगी बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट ना आपको बार बार रिवाइज इतनी बार करा दूंगी कि आपको रट जाए बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट को मैं ऐसे नहीं रटना है, आपको ऐसे नहीं रटना है कि बैठ गए रटने के लिए ये है ये, ऐसे नहीं रटना है भाई। बार बार उसको बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देखो उसको, बार बार उसको रीड करोगे। मेमोरी में सेटल करना है। देखो मेमोरी में किसी चीज को सेटल करना और रटने में बहुत फर्क होता है। लगता है कि सेम ही तो बात है, लगता है हमें कि बात तो एक ही है कि चाहे आप रट लो चाहे मेमोरी में बिठा लो, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। रटोगे 2-4 घंटे याद रहेगा, एग्जाम में पहुंचोगे एग्जाम हॉल में ही भूल जाओगे रटी हुई चीज। लेकिन कोई चीज को बार बार देखते हो, बार बार उसको बना रहे हो कॉपी में, बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार उसको बोल रहे हो, रीड कर रहे हो, वो चीज आपकी मेमोरी में सेट हो जाती है। और जब वो चीज सेट होती है ना तो वो आपको यहाँ नहीं, आज से 2-3 साल बाद तक भी याद रहेगी, है ना। और फिर जब उसको दोबारा पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो फिर वो चीज आपको याद आ जाएगी दोबारा, ठीक है। तो रटने में और मेमोरी में सेट करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बोलती हूँ रटने के लिए नहीं, मेमोरी में सेट करो। और मेमोरी में सेट करने का एकमात्र यही रास्ता है, कोई भी चीज हो, चाहे बैलेंस शीट हो, कोई फॉर्मूला हो, कोई भी चीज हो। अकाउंटेंसी में यदि आपको देखो, वैसे तो ये चीजें स्टूडेंट्स ना रटने का काम कहाँ करते हैं, जहाँ थ्योरी की बात आती है थ्योरी रटते हैं। मैं तो वो भी नहीं बोल रही, आपको कुछ नहीं रटना है, केवल समझो उस चीज को, उसके पीछे का जो अर्थ है, अर्थ पे जाओ, ठीक है। अर्थ को समझो, अर्थ को समझ लोगे तो फिर बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब जैसे अकाउंट्स में हम देखें तो ये बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट को रटना नहीं है, बार बार देखो उसको, शुरू से आखिरी तक बार बार रीड करा करो, बार बार बना बना के देखो, राइट। तो इससे चीजें बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको भी बार बार प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आप भी जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको भी चीजें मेमोरी में सेट होती चलेंगी, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया था, सबसे पहला पार्ट जो है होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का आपका ये पहला पार्ट होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो नंबर 1 है, नंबर 1 हमने क्या देखा था, शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब देखो इसके अंदर जो नंबर ए है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वी हैव डन। इसके बाद जो नंबर बी है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, दिस वी हैव डन। देन नंबर सी शेयर वारंट या फिर अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अमाउंट रिसीव्ड। अभी देखो मैं बना रही हूं, आप भी मेरे साथ कॉपी में बनाओ, जितनी बार बनाओगे आपको चीजें लर्न होते जाएंगी, ठीक है। चलो तो क्या था, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सब हमने पढ़ लिया है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड होता है आपका, सेकंड क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या फिर शेयर एप्लीकेशन मनी लिख लो, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इवन अब हम लोगों ने ये इक्विटी का इतना पार्ट रहता है, इक्विटी जो है ना ये दो पॉइंट तक इक्विटी रहती है आपकी, ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। फाइनली हमने लायबिलिटी स्टार्ट कर दिया था, तो लायबिलिटी का ये 3rd पॉइंट अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम सबसे पहले आज देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है भाई साहब। अब मैं आपको एक एक नॉन करेंट लायबिलिटीज बताने वाली हूं, क्या होती हैं, कितनी होती हैं, क्या क्या चीजें आती है नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत, समझ आया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी का जो पार्ट है ये पहले पॉइंट के अंदर ये सब पॉइंट्स है, ये है मेजर हेडिंग, ये होती है सब हेडिंग, ठीक है। ये जो रेड से लिखी है ना ये मेजर हेडिंग्स हैं सब, और जो मैं ये ग्रीन से लिख रही हूँ ये सब हेडिंग है, ठीक है। तो हमने ये जो मेजर 2 हेडिंग है ये इक्विटी के अंतर्गत आती है, जो तीसरी हेडिंग अब आपकी आई है नॉन करेंट लायबिलिटी, ये अब आपका लायबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट हो गया, राइट। तो आइए अब नॉन करेंट लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो भाई साहब क्या समझते हो आप नॉन करेंट लायबिलिटी से? पिछले सेशन में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी लायबिलिटी वेदर करेंट है या नॉन करेंट है।
है ना। वो 4 कंडीशंस मैंने बताई थी आपको, यदि किसी भी लायबिलिटी में वो 4 कंडीशंस मिल रही हैं तो वो आपकी करेंट लायबिलिटी है। तो भाई फिर नॉन करेंट क्या हुई भाई साहब, एक ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के बाद मतलब कि 12 महीने बाद पे करनी है, 1 साल के अंदर नहीं करनी, एक बैलेंस शीट बनने के बाद करनी है, एक बैलेंस शीट तक नहीं करनी कि इस साल की बैलेंस शीट बनने से पहले नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट बन भी जाएगी उसके बाद भी पे करोगे तो चलेगा, पहला। दूसरा क्या है, एक ऐसी लायबिलिटी जो आपकी एक ऑपरेटिंग साइकिल के कंप्लीट होने के बाद पे हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द टर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 in a negative manner, मतलब negative manner मतलब that is non current liability are those liability which are not current liability। सिंपल बात है यार, सिंपल बात ये है कि यार अब देखो, इसलिए पहले ना मैंने आपको पिछले सेशन में इसलिए बता दिया था कि ये करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। तो करंट लायबिलिटी हर एक वो लायबिलिटी है जो उन 4 कंडीशन में से कहीं ना कहीं फॉल कर रही है। वो 4 कंडीशन मैंने आपको पिछले पार्ट 3 में इसलिए पहले बता दी थी कि भाई साहब वो या तो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो रही है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे हो रही है, बैलेंस शीट बनने के पहले पे हो रही है और पेंडिंग नहीं हो रही है, 12 साल तक, सॉरी 12 साल नहीं, 12 महीने के अंदर अंदर पे हो रही है, 12 महीने के बाद आप उसको और ज्यादा पेंडिंग नहीं कर रहे हो। तो ये 4 कंडीशन है, ये कहीं भी यदि सेटल हो रही है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। अब ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो करंट नहीं है तो फिर वो क्या है, नॉन करंट है। सिंपल सी बात है कि यदि ऐसी कोई लायबिलिटी है जो उन चारों कंडीशन में से कहीं मैच नहीं हो रही है, देन इट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। अब देखो शेड्यूल 3 ऑफ करंट लायबिलिटी एक्ट रिक्वायर नॉन करंट लायबिलिटी टू बी क्लासिफाइड इनटू, तो इनके ये ABCD ये 4 इनकी मेन आप कह सकते हो सब हेडिंग्स हैं। बैलेंस शीट के माध्यम से देखेंगे तो ये मेजर हेडिंग है, सब हेडिंग ये चारों जो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है भाई साहब। तो नॉन करंट लायबिलिटी मैंने बताया एक ऐसी लायबिलिटी जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए है, बाद में पे करोगे एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या 12 महीने के बाद या आराम से बैलेंस शीट बनने के बाद भी, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी पे कर रहे हो तो चलेगा भाई साहब, ठीक है। तो आ जाओ अब एक एक करके हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक ऐसा बोरोइंग मतलब पैसा, एक ऐसा जो आपने उधार लिया है, बोरोइंग मतलब उधार पे पैसा लेना। तो यदि वो आपने 10 साल के 5 साल के लिए लिया तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसमें आ जाएगी। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, तो ये मैं आपको बताऊंगी डिफर्ड टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई और भी है इस प्रकार की, वो देखेंगे। जैसे कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमने क्या देखा था, बताओ मुझे, हमने डिबेंचर चैप्टर में 9 चैप्टर में एक पढ़ा हुआ है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है, याद करो, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्थ, याद आया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्थ, कि यदि आपके 4-5 साल के वो डेप्थ थे, 4-5 साल से आपने कहीं पैसे उधार लेके रखे थे और यदि इस साल वो 5 साल पूरे हो रहे हैं, आपने 5 साल के लिए कहीं से उधार पे पैसा लिया था, इस साल यदि वो 5वां साल कंप्लीट हो रहा है तो मतलब मैच्योरिटी इसी साल है, आपके एक लॉन्ग टर्म कोई डेथ था जिसकी मैच्योरिटी इसी साल है, तो वो काय में आती है आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है। याद आया, 9 चैप्टर में पढ़ा था भैया, है ना, सब चीजें रिलेटेड है, एक दूसरे से मिली जुली है, ये लोग अलग नहीं है, ठीक है। देन कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो प्रोविजन पता है ना, किसी फ्यूचर में होने वाले लॉस, एक्सपेंस या लायबिलिटी के लिए यदि आज से ही हम प्रिपरेशन करके रखते हैं, आज से यदि पैसा जोड़ के रखते हैं, सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब जैसे कि मान लो कोई लॉस है जो मुझे इस साल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है हाँ 2-3 साल बाद है वो एक्सपेंस होने वाला है, 2-3 साल बाद वो चीज होने वाली है, तो उसके लिए यदि पैसा जोड़ रही हो, सो दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये सारे आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज का पार्ट है। समझ आया, डिटेल में इनको पढ़ ले, अच्छे से समझ आ जाएगा। आ जाइए भाई, तो पहले तो आ जाओ, लेट अस नाउ डिस्कस ईच लाइन ईच लाइन आइटम अंडर नॉन करेंट लायबिलिटीज इन डिटेल। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ भैया, तो सबसे पहला नंबर 1 क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो हम लोग लिखते हुए भी चले तो बढ़िया रहेगा, है ना। अब इसके अंदर मैं लिख रही हूँ मेजर हेडिंग के अंदर आपकी एक सब हेडिंग है, सबसे पहले क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो भाई साहब लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा बोरिंग मतलब पैसा जो आपने उधार लिया है 1 साल से ज्यादा के लिए,
4 साल, 5 साल, 10 साल, एनी ईयर्स, ठीक है, लेकिन 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बोरोइंग आर क्लासिफाइड और शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग व्हेन द लोन इज रीपेबल बाय द कंपनी आफ्टर 12 मंथ। भाई साहब, आपने एक ऐसा उधार पैसा लिया है, चाहे वो लोन लिया हो, डिबेंचर्स इशू करके पैसा लिया है, जैसे भी लिया है, लेकिन उसका जो रीपेमेंट करना है ना, लौटाना है, वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं लौटाना है, 1 साल के बाद लौटाना है, और आफ्टर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब या तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आपको रीपेमेंट करनी है उस उधारी की, उस लोन की, या फिर आपकी बैलेंस शीट बनने के बाद पे करना है। सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और बोरोइंग मतलब पैसा उधार, चाहे लोन लिया हो, चाहे डिबेंचर के रूप में आपने पैसा लिया हो, दैट ऑल कम्स अंडर योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया है, तो वो इसके अंदर लिखना, और यदि आ जाए डिबेंचर 5 साल के लिए इशू करे हैं, तो वो इस साल के अंदर आ जाएंगे, मतलब इस सब हेडिंग के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इज इट क्लियर? नाउ अब इसके कुछ प्रकार देख लो कि इसके अंदर क्या क्या शामिल। देखो क्वेश्चन जो बनता है ना स्टूडेंट्स, ऐसे बनता है कि आपसे पूछ लेंगे बॉन्ड काय में आएगा, बॉन्ड कम्स अंडर विच सब हेडिंग और मेजर हेडिंग। तो आप क्या बोलोगे? बॉन्ड्स काय में आएगा? बॉन्ड्स काय में आएगा? मेजर हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हर एक एक चीज जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ रही है। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग आर शोन अंडर द फॉलोइंग हेड्स इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो सबसे पहले तो डिबेंचर्स ही हैं आपके, सबसे पहले तो क्या है आपके डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमने पढ़ा भी है 9th चैप्टर में बहुत अच्छे से। और डिबेंचर वही जो 1 साल के अंदर की नहीं होनी चाहिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, जितने भी हो, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स होने चाहिए। सो दैट विल कम्स अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद बॉन्ड आर ऑल्सो जस्ट काइंड ऑफ डिबेंचर्स ओनली। बॉन्ड्स भी डिबेंचर जैसे ही होते हैं, पर शर्त यही है कि वो भी 1 साल से ज्यादा के होने चाहिए, ठीक है। जहां पे आप लोगों को स्पेसिफिकली बताया रहता है कि आपको इतने साल बाद पैसा मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर के इंस्ट्रूमेंट में केवल आपको रेट बताया जाता है कि इतने रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इतने साल बाद पैसा वापस मिल जाएगा। बॉन्ड में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है ये भी डिबेंचर जैसे ही, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है बॉन्ड्स में कि बॉन्ड्स में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बल्कि अमाउंट ही दिया पूरा बता दिया जाता है कि 5 साल बाद, यदि 5 साल के बॉन्ड्स हैं तो 5 साल बाद इतना पैसा वापस मिलेगा। अब इसमें इंटरेस्ट क्या है वो सब उसी में जुड़ा ही है, अलग से नहीं बताते, ठीक है। डिबेंचर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से बताएंगे और अमाउंट भी वापस मिलेगा। बॉन्ड्स में आपको पूरा एक बार में इकट्ठा अमाउंट बताते, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं बताते, इकट्ठा अमाउंट बताएंगे कि आपको 5 साल बाद कितना मिलेगा, बस छोटा सा डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। देन टर्म लोन्स। अब टर्म लोन्स मतलब क्या होता है भाई साहब? ऐसे लोन जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होते हैं, जैसे कि फ्रॉम बैंक। अब आप बैंक से लोन लेते हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हाँ जब मन करेगा लौटा देंगे, नहीं ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लोन लिया जाता है कि भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, तो वो टर्म लोन कहलाता है। देन अदर पार्टी, जरूरी नहीं है कि हर इंसान बैंक से ही लोन लेता होगा, अदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप लंबे टाइम के लिए पैसा लेते हो। बहुत लोग होते हैं, हमेशा बैंक से ही नहीं, और भी बहुत चीजें हैं, बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं बैंक के अलावा भी जिनसे आप लोन लेते हो। तो लेकिन टर्म लोन होना चाहिए, टर्म मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड, और वो पीरियड लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब कंपनी में जो जनरल पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है ना, वो भी कंपनी के लिए एक तरीके से उधार ही हो गया कि कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ेगा, अभी नहीं तो 5 साल, 6 साल या फिर 4 साल या 3 साल, जितने भी साल बाद लौटाओगे, ठीक है। तो होता क्या है पब्लिक डिपॉजिट मतलब आप और हम जनरल लोग हैं, ठीक है भाई, अपने पास थोड़ा बहुत भी ज्यादा पैसा आता है तो अपन सोचते हैं चलो कहीं पे सेफ्टी से इसको इन्वेस्ट कर दें कि कल को पैसा डबल मिलके हमको, मतलब डबल होके मिले। तो एक तो रास्ता होता है बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट FD करा दो, बैंक में इकट्ठा पैसा जमा कर दो, इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा और 5-6 साल बाद देखोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। एक रास्ता तो ये होता है। दूसरा होता है कि आजकल ये सब कंपनीज भी अलाउ करती है कि जनरल पब्लिक जो है कंपनी में अपना पैसा दे दे, डिपॉजिट कर दे, कंपनी पे इंटरेस्ट लगा के उसको लौटाएगी और कंपनी उस अमाउंट को फिर इन्वेस्ट करेगी, अपने काम में ले लेगी। तो ये होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी की पब्लिक का पैसा ले रही है तो उसके लिए वो लायबिलिटी है, और यदि वो अमाउंट 1 साल से ज्यादा के बाद लौटाना है, 5 साल 10 साल बाद वो पैसा लौटाना है, वो भी इंटरेस्ट लगा करके, तो ये उसके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, तो वो काय में आ जाएगा, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी है, तो वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में।
देन अदर लोन्स एंड एडवांसेज नेचर टू बी स्पेसिफाइड। तो इसके अलावा यदि कोई अदर काइंड ऑफ कोई भी ऐसी चीज है जिसका नेचर ऐसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म का हो, एक तरीके से बोरोइंग हो कंपनी की, तो वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ये चीजें हैं आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे। डिबेंचर, बॉन्ड्स, कोई भी बैंक का लोन है, लॉन्ग टर्म का लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है, और भी कोई अदर चीज है, तो दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इज इट क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नाउ, अब इसको आप डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा कई बार होता है कि यदि डिबेंचर ऐसा दिया हो कि डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आपने इशू करा है, तो उसको कैसे शो करते हैं? दो कंडीशंस होती है, हमने पढ़ा है ये 9 चैप्टर में, याद करो। यदि एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आपने डिबेंचर्स इशू करे तो दो कंडीशंस होती है। पहला कि आप उसको जर्नल एंट्री से करते हो, मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, और दूसरा कि आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो भले करना चाहो या ना करना चाहो, प्रोसेस लगभग एक जैसी है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों तरीके से ही रिकॉर्ड होगा, चाहे आप जर्नल एंट्री कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड हो गई होगा। तो सबसे पहला है आपका, दो तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। सबसे पहला कि यदि आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, पहला है कि व्हेन आप जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यदि आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर को इशू कर रहे हो लेकिन आप जनरल एंट्री नहीं कर रहे हो इस चीज की, है ना, आप उन पर्टिकुलर चीज की जर्नल एंट्री यदि नहीं कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे? इन द नोट्स टू अकाउंट जो भी है आपकी बोरिंग, उसको आप शो करते हो पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है, इन द पर्टिकुलर कॉलम बिलो द बोरिंग। इट इज डिस्क्लोज दैट द लोन इज कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब ये पढ़ा हुआ है ना कि ये जब हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर को इशू करते हैं, एक सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं जिसपे कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती, ठीक है। तो यदि आपने एंट्री बोला है कि हम एंट्री नहीं करेंगे, तो एंट्री मत करो, लेकिन बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? सिंपली लिखोगे लोन फ्रॉम बैंक, मान लो वो 10 लाख का है, तो 10 लाख का लोन लिख दिया आपने, ठीक है। बस उसके बाद आपको ब्रैकेट बनाना है, बहुत प्यारा सा एक छोटा सा ब्रैकेट, छोटा तो नहीं, एटलीस्ट इतना कि ये एक सेंटेंस लिखा जाए। उस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सिक्योर्ड बाय इशूइंग, एग्जांपल है कि 12,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सिंपल, ये करे हैं हमने 9 चैप्टर में, क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, इवन आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यही तरीका है, यदि आ जाए कहीं क्वेश्चन में तो इसका ट्रीटमेंट आपको पता ही है। ये कब है? जब जनरल एंट्री नहीं हो रही है। अब यदि जनरल एंट्री हो रही है तो भाई सेम वही कहानी है, अगर जनरल एंट्री करना है तो कर दो। ये एंट्री होती है क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, क्लियर, ये एंट्री होती है। और बैलेंस शीट में तो आपको पता ही है, सेम आप कैसे शो करोगे? वही लॉन्ग टर्म या जो भी है, लोन फ्रॉम बैंक जितना भी है, सपोज 10 लाख का है, 12% आपने डिबेंचर 12,000 डिबेंचर इशू करे, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, वो आपने लिख दिया कितने? 12,000, लेस क्या करते हो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वही 12 लाख है ना, 12 लाख वही, और ये दोनों को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना? 10 लाख का 10 लाख आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल प्रोसेस है, और ये सब 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने। इज इट क्लियर? बस एक लाइक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है। चलो तो भाई ये हो गया। अब आ जाओ करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये भी आपको पता है। कई बार होता है ना, ये काय में आती है और अदर करेंट इसमें आती है। देखो मैं आपको बताऊं, इसको आप काय में लिखते हो? अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। ये जो है काय में आती है? अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आती है। अब ये होता क्या है आपको पता है? करेंट लाइबिलिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि मैंने कहीं से 5 साल के लिए लोन लेके रखा था, और ये हमारा था कि 5 साल बाद में पैसा लौटाऊंगी। अब मान लो वो 5 साल इसी साल कंप्लीट हो गए, तो अब मुझे इसी साल पैसा लौटाना है ना, तो ये क्या हो गई? मेरी करेंट मैच्योरिटी हो गई। इसी साल मुझे पैसा देना है, क्योंकि इसी साल मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो रहा है, इसी साल वो 5वां साल है जो खत्म होने वाला है ना। तो अब ये क्या हो गई? करेंट मैच्योरिटी हो गई। किस चीज की? लॉन्ग टर्म डेट की, जो पिछले 4 साल से, क्योंकि ये 5वां साल है, तो पिछले 4 साल से मैंने लोन लेके रखा था, ये 5वां साल आ चुका है जिसमें मुझे पैसा लौटाना है। तो ये लॉन्ग टर्म डेट की करेंट मैच्योरिटी आ गई है कि मुझे अब पैसा लौटाना है, तो ये काय में आएगा? अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मे बी बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट। तो अगर आपकी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही थी, 5 साल से पैसा लिया था, तो लॉन्ग टर्म मेरी वो थी उधारी, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया था, लेकिन अब उसको मुझे रीपे करना है यही इसी साल में 12 महीने के अंदर अंदर ही, ठीक है, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ही करना है, बैलेंस शीट बनने के पहले करना है। तो इस कंडीशन में जो पार्ट है आपके बोरोइंग का, जो अब आपका रीपेमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है, रीपेमेंट करना है, जिसको आप क्या कहां पे लिखते हो?
करेंट लायबिलिटी, क्योंकि इसी साल पे करना है तो ये करेंट लायबिलिटी में आएगा। और सब हेडिंग क्या आएगी आपकी, शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो शॉर्ट टर्म, और करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ये करेंट लायबिलिटी में, हाँ ये करेंट लायबिलिटी क्योंकि इसी साल देना है ना, तो करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा आपका। कैसे शो करोगे, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर, चलिए ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना डिबेंचर के चैप्टर में। अब आ जाओ, पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब दूसरा जो आपकी सब हेडिंग है वो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं नंबर बी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये आपकी दूसरी सब हेडिंग इस वाली मेजर हेडिंग के अंदर। अब ये होता क्या है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। नाउ एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम? क्या जानते हो आप इनके बारे में? तो पहले इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। होता क्या है, स्टूडेंट्स इसको रट तो लेते हैं पर उनको मीनिंग नहीं समझ आता कि ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, क्योंकि एक आपका एसेट में भी देखोगे तो एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी रहता है और एक डिफर्ड टैक्स एसेट भी रहता है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले अब यहाँ पे ये दिया है तो हम इसको समझ लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पे भी दिया होगा वो आपको, ये दिया है देखो, टैक्स डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर एसेट। तो कई बार आपका डिफर्ड टैक्स एसेट भी रहता है जिसको आप एसेट में शो करोगे, और फिर यदि वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है तो वो आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ रहा है। तो वो है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम में क्या डिफरेंस है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम? तो इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब क्या कि एक ऐसा आपका रेवेन्यू या एक ऐसी इनकम जो अभी बिफोर टैक्स वाली है। बिफोर टैक्स मतलब जिस पे अभी आपने टैक्स नहीं दिया, वो अकाउंटिंग इनकम है। वो आपने अभी केवल अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को हटा करके कैलकुलेट करी है। आपकी अकाउंटिंग इनकम वही होती है जिसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट बोल सकते हो। जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की होती है क्या, रेवेन्यू। कंपनी के क्या होते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम। कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया उसमें से वो माइनस क्या कर देती है, लेस क्या कर देती है, उसके एक्सपेंस, खर्चे। देन कंपनी को फाइनली क्या होती है, क्या मिल जाता है, उसका प्रॉफिट। पर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अभी इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी इस पे टैक्स नहीं लगा है क्योंकि टैक्स अभी कट जाएगा। टैक्स कट जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब ये तो कंपनी ने निकाल लिया इसका नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद होता क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सारे ना डिडक्शंस लगते हैं। बहुत सारे क्या लगते हैं, डिडक्शंस लगते हैं। डिडक्शंस मतलब कंपनी को कुछ चीजों अलाउ रहती हैं जिससे उसकी कम हो सके, क्या, टैक्सेबल इनकम कम हो सके। टैक्सेबल इनकम कम होगी तो फिर टैक्स कम लगेगा। समझ रहे हो आप, टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स लगता है आपका, अकाउंटिंग इनकम पे नहीं, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगेगा। देखो ये आ गया प्रॉफिट, जिसको आप बोल सकते हो अकाउंटिंग इनकम। ये है मेरी अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये है क्या, अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा और अकाउंटिंग इनकम ज्यादा निकलेगी। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मान लो ये कितना निकला है, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं तो मान लो 2000 मेरी अकाउंटिंग इनकम निकली। जो मैंने अपने रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस हटा दिए तो वो प्रॉफिट आ गया, जिसको मैं बोल रही हूँ मेरी अकाउंटिंग इनकम मान लो 2000 है। राइट, अब मेरा टैक्स इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, 2000 पे टैक्स नहीं लगेगा। अभी मेरे जितने भी डिडक्शंस है मैं उनको माइनस करूंगी। बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जो आपके टैक्स अथॉरिटीज या फिर लॉज में अलाउ होते हैं, तो वो डिडक्शन लग जाएंगे। जैसे कुछ सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी आपने सुना होगा, कंपनीज को कुछ चीजों पर सब्सिडी मिल जाती है तो वो चीजें माइनस हो जाती है। तो ऐसे कोई भी सब्सिडीज है, कोई भी डिडक्शन है कि उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है पैसा या इंश्योरेंस करा के रखा है, तो वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का, या फिर आपने कहीं डोनेशन करा, तो ऐसे करके किसी चीज में जहां भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो डिडक्शंस हो जाते हैं। अब डिडक्शन होंगे, पैसा कटेगा, माइनस होगा, तो उसके बाद अब जो आएगा वो आपकी जो इनकम आएगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे जो अब आपका निकल कर आएगा वो आपकी होगी टैक्सेबल इनकम। क्या होगी, टैक्सेबल इनकम। तो अब आप सपोज करो कि वो डिडक्शंस लगने के बाद वो टैक्सेबल इनकम आई 1000,
और मैंने बोला कि टैक्स लगना है 10%, मान लो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि टैक्स लगना है 10%। तो अब आप मुझे बताओ 2000 पे टैक्स लगाती तो ज्यादा आता, लेकिन 1000 पे टैक्स लगाऊंगी तो कम आएगा ना, क्योंकि 10% इसका, यदि 10% देखें तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका, इसका 10% कितना हो जाएगा, राइट और यदि मैं बोलूं एक मिनट, इसका 10% हो जाएगा 200 और इसका 10% बोलूंगी तो 100 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ आपको कौन सा टैक्स देना पूरा आएगा, कौन से टैक्स देने को आप बोलोगे कि हाँ ये ठीक है, 200 रुपए टैक्स देना अच्छा लगेगा आपको कि 100 रुपए टैक्स देना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप टैक्स मतलब पैसा जेब से जाना, कौन सा अच्छा लग रहा है, 200 अच्छा लग रहा है कि 100 लग रहा है। आप बोलोगे मैम जाहिर सी बात है कम अमाउंट ही सही है ना, कि यार हमारे जेब से कम पैसा जाए, तो यही होता है आपका टैक्सेबल इनकम। अगर मैं अपनी अकाउंटिंग इनकम पे 10% टैक्स लगा देती तो मुझे फोकट में 200 रुपए देना पड़ता, पर अब वही डिडक्शंस अलाउ होते हैं सारी चीजों के बाद, फिर जो डिडक्शन लगने के बाद जो मेरी इनकम आती है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। जो मैंने बोला एक सपोज एग्जांपल दिया, वो 1000 आई, डिडक्शन लगने के बाद 2000 में डिडक्शन लगते गए वो 1000 तक आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम। अब इस पे 10% टैक्स लगेगा तो अब वो केवल 100 लगेगा, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी चलो अब कम देना पड़ रहा है। सो दिस इज योर अकाउंटिंग इनकम एंड दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। अब आ जाओ डिफर्ड टैक्स पे आते हैं आप, ठीक है। तो देखो क्या था यहाँ पर, एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम को आप कंपेयर करते हो टैक्सेबल इनकम को, आप कंपैरिजन करोगे इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों में कंपैरिजन करते हो, एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जिस्ट विच इज टेम्पररी इन नेचर, इनकम टैक्स ऑन द डिफरेंस अमाउंट इज टर्म्ड एज डिफर्ड टैक्स। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आया ना, डिफरेंस अमाउंट कितने का आया, 2000 माइनस 1000, डिफरेंस अमाउंट 1000 का आया, 1000 का डिफरेंस आया ना, इस 1000 पे जो टैक्स है दैट इज डिफर्ड टैक्स, ठीक है। इस 1000 पे जो टैक्स जो कि बच गया ना आपका, बच गया कि नहीं बच गया, इस पे टैक्स लगना था लेकिन 1000 पे लगा तो आपने बचा कितना लिया, 1000 का टैक्स बच गया कि नहीं बच गया, तो 1000 के हिसाब से देखो तो वही 100 रुपए का टैक्स मैंने बचा लिया, 200 में से 100 पे करें 100 रुपए का टैक्स मैंने बचा लिया, राइट। सो दिस 100 रुपए का टैक्स इज योर डिफर्ड टैक्स। समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, क्लियर है लाइन, ठीक है। तो ये है आपका डिफर्ड टैक्स। तो अब आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम से कंपेयर कर रहे हो, और उस जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 2000 माइनस 1000, डिफरेंस 1000 आ गया, तो इस 1000 पे जो टैक्स लगा वही 10% है, सपोज 10% जो टैक्स है, दिस इज योर डिफर्ड टैक्स। तो ना डिफर्ड टैक्स ये है ना ये, डिफर्ड टैक्स क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंस में जो टैक्स लगा ये डिफर्ड टैक्स होता है। समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होना। देखो डिफर्ड टैक्स ना आपको कोई इतना डिटेल में नहीं समझाएगा, पर मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब मैं 12th में थी, आप लोगों की क्लास में थी, जब मैं भी 12th में थी, तो मुझे भी डिफर्ड टैक्स किसी ने इतने अच्छे से बताया ही नहीं था, ठीक है। बस रट लिया हमने कि हाँ डिफर्ड टैक्स ऐसा होता है ऐसा, लेकिन उसको समझा हमने बाद में आकर के कि यार ये डिफर्ड टैक्स है क्या, है ना, तो वो बाद में आकर हमको समझ में आया। तो ऐसा ही होता है, अब इसको रटना, बहुत बच्चे यही करते हैं, स्टूडेंट्स इसको रट लेंगे कि यार ये तो हाँ इधर जाता है उधर जाता है, लाइबिलिटी है तो मतलब दो चीजें ना, एक क्या है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एक है डिफर्ड टैक्स एसेट। तो बस रट लोगे कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में दिखा दो, डिफर्ड टैक्स एसेट को एसेट में दिखा दो। रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप 12th में 11th में क्या कर रहे हो, बेसिक बना रहे हो, तो बेसिक यही है, यही बेसिक है। मैं मान रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये आपका बेसिक बना रहा है, ये आपका बेसिक बना रहा है, आगे जाके यहाँ पर आपको हेल्प जरूर मिलेगी, आगे जाके ये चीज काम आएंगी, ठीक है भाई साहब। तो ये चीज समझ आ गई, अब आगे आ जाओ, अब आगे आओ। नाउ इन केस अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, it result in deferred tax liability. In case accounting income is less than taxable income, it results in deferred tax asset. देखो भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और आपकी टैक्सेबल इनकम कम है, जो हमारे एग्जाम्पल में यही चीज हुई है, तो यदि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है और यदि टैक्सेबल इनकम कम है तो इसको आप क्या बोलोगे, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोलोगे। और यदि उल्टा हो जाए कि यदि टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है, तो ये क्या है, ये आपका डिफर्ड टैक्स एसेट। समझ आया, नहीं आया, एक बार फिर से सुनो। देखो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम यदि कम है तो आपको फायदा ही है ना,
ठीक है, कि आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आ रही है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो वो आपकी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। और यदि आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो दैट विल बी योर डिफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, अब आगे देखो, द अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर एसेट इज एडजस्टेड टू द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स। तो जो पहले से बैलेंस दिया होगा ना आपको ऑलरेडी, उसमें आपको ये एडजस्ट करना रहता है। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ पे डिफर्ड टैक्स का मतलब तो समझ आ गया, और ये समझ में आ गया कि यदि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाता है, और यदि आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है और आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट कहलाता है। राइट, ये दो चीजें समझनी थी हमको। अब आगे आ जाओ, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट या डिफर्ड टैक्स एसेट नेट आर ओनली बुक एंट्रीज दैट इज दे आर नीदर एक्चुअल लायबिलिटी नॉर एक्चुअल एसेट। ये कोई एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक आप कह सकते हो कि वो है कि जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई एंट्री वेंट्री नहीं होती है, जस्ट एक आपने लेके रखा, इमेजिनेशन है। ठीक है, तो बस ये एक एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जस्ट एक आप इसलिए क्या नहीं करते हो, आर ओनली बुक एंट्रीज, केवल ये बुक की एंट्रीज है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, इन केस द नेट बैलेंस इज क्रेडिट इट इज शोन एज, तो यदि नेट बैलेंस क्रेडिट है तो उसको आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हो, और यदि नेट बैलेंस डेबिट में आ गया तो उसको एसेट बोलोगे। ये तो पता ही है आपको, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाता है, डेबिट बैलेंस आया तो डिफर्ड टैक्स एसेट है। क्लियर? चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सी, नंबर सी है आपका, नंबर सी सब हेडिंग है क्या, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो नंबर सी मतलब हम कहां पहुंच गए, नंबर सी मतलब यहां पहुंच गए हम, नंबर सी यहां, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये है नंबर सी आपका। राइट, तो अब आ जाओ क्या लिखा है, देखो, long term liabilities other than long term borrowing are classified or shown as other long term liabilities under non current liability। तो यदि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा ऐसी कोई भी अदर आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल रही है तो उसको आप इसके अंदर शो कर सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब समझते हो, बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, अपने बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड यदि उसको कहीं पे पैसा बिजनेस से रिलेटेड कहीं पे पे करना है, लेकिन वही एक साल के अंदर नहीं, एक साल के बाद यदि करना है तो वो ट्रेड पेबल्स में आएगा, लेकिन कहां, अदर में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, राइट। अब देखो, द टर्म ट्रेड पेबल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज फॉलो। ट्रेड पेबल आर द अमाउंट पेबल फॉर गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल इंक्लूड, तो देखो ट्रेड पेबल मतलब अपने बिजनेस की परचेज, देखो बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है, परचेज और सेल्स, बस यही बिजनेस का मेन काम है, परचेज और सेल, परचेज और सेल, बाकी जो है वो तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। तो ये परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, उधारी पे करा, सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल उधारी पे खरीदा, अपने कस्टमर को, जो भी आपके रिटेलर है, होलसेलर है, जिसको भी आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हो उनको उधारी पे सेल करना। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो उधारी पे ट्रेडिंग जब कर रहे हो कि अब आपने आज उधारी पे सामान खरीद लिया, रॉ मटेरियल, आपने पैसा नहीं दिया लेकिन कल को देना पड़ेगा, तो यदि आप वो अमाउंट आप एक साल के अंदर नहीं दे रहे हो, एक साल के बाद दे रहे हो, तो वो आपका काय में आएगा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का बेसिक मतलब यही है कि बिजनेस की मेन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बिजनेस की मेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, परचेसिंग करना और सेलिंग करना, इससे रिलेटेड, बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड जब बिजनेस को कहीं पैसा देना होता है, ट्रेड से रिलेटेड, परचेसिंग, जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ट्रेड करने के लिए खरीदा, प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए खरीदा मैंने रॉ मटेरियल, और मैंने वो उधारी पे खरीदा, तो उस पर जो मुझे पैसा देना रहेगा उसको मैं बोलूंगी ट्रेड पेबल्स। क्या बोलूंगी? ट्रेड पेबल, मुझे पैसा देना है। और यदि एक साल के अंदर अंदर देना है तो वो तो फिर शॉर्ट टर्म रहेगा, वो तो फिर लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा आपका। लेकिन यदि वो मैंने बोले कि यार मैं अगले साल दूंगी, एक साल के नहीं, एक साल बाद दूंगी, 1.5 साल बाद दूंगी, तो वो मेरा काय में आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि एक साल में नहीं दे नहीं रही हूँ, एक साल के बाद दे रही हूँ, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं, देखो ये दिया है, ट्रेड पेबल्स एक ऐसा अमाउंट है जो आपको पे करना है क्योंकि गुड्स आपने परचेज करे हैं, सर्विसेज ली हैं किसी से, एक नॉर्मल बिजनेस की ही एक्टिविटी से, लेकिन अभी तक आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया, अमाउंट नहीं पे करा। अब इसमें आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, जिससे भी आपने उधार लिया है या कुछ आपने ऐसा किया जिसमें अभी आपने अमाउंट नहीं दिया, या फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, जो एक साल से लेकर ज्यादा के हैं,
काय में आएंगे, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएंगे। ठीक है भाई साहब, आ जाओ। अब एक चीज और ध्यान रखना, ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म नेचर के यदि होंगे तो वो करेंट लाइबिलिटी में जाएंगे। शॉर्ट टर्म मतलब मुझे अपने सप्लायर को, मैंने उससे उधार में परचेज कर लिया रॉ मटेरियल और मैंने उसको बोला मैं 6 महीने में पैसा दे दूंगी, तो 1 साल के अंदर दूंगी तो वो अदर करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। लेकिन मैंने बोला यार मैं 2 साल बाद पैसा दूंगी तो वो अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो ट्रेड पेबल्स ध्यान रखना कि वो शॉर्ट टर्म के ट्रेड पेबल है या लॉन्ग टर्म के हैं। शॉर्ट टर्म के होंगे तो करेंट लाइबिलिटी में जाएंगे, लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म के हैं तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है भाई साहब। और ट्रेड पेबल्स क्या है, बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड, कहीं से उधार लिया है वो उधार चुकाना है तो वो ट्रेड पेबल्स है। ठीक है, किससे रिलेटेड, ओनली एंड ओनली बिजनेस की ट्रेडिंग से रिलेटेड, परचेज और सेल से रिलेटेड, इसके अलावा किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आओ अदर्स। इसके अलावा अदर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यदि इसी नेचर का है आपका, जैसे ट्रेड पेबल्स इफ एग्री टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ के बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, है ना, आर क्लासिफाइड और शोन एज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी। वो आपकी अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी में है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब जैसे अदर्स में आ गया। इसके अलावा भी क्या हो सकता है, जैसे कि प्रीमियम देना होता है जब भी आप रिडेम्पशन करते हो ना डिबेंचर का, प्रीमियम देना होता है रिडेम्पशन का, यदि डिबेंचर्स का यदि रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, वो प्रीमियम देनी है, पर हो सकता है मैंने वो डिबेंचर को रिडेम 5 साल बाद करना है तो वो 5 साल बाद देना है, पर देना तो है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, लेकिन वो काय में आएगी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी में आती है। दूसरा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो जैसे डिबेंचर को हम रिडेम करते हैं वैसे ही हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी प्रेफरेंस शेयर रिडेम करते हैं, तो उस टाइम हम यदि प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो प्रीमियम फ्यूचर में पे करनी है, अभी नहीं करनी, फ्यूचर में पे करनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया? चलो भाई साहब, है ना। अब आ जाओ, नंबर डी आपका है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नंबर डी, यहां पर सब हेडिंग की बात करें तो नंबर डी क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, समझ आया? तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस। हालांकि देखो, प्रोविजन और रिजर्व ये दोनों ना एक जैसे लगते हैं, प्रोविजन और रिजर्व एक जैसे लगते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, ये अपना पार्ट 4 चल रहा है, आई थिंक इसके बाद एक और पार्ट में आपका लूंगी जिसमें करेंट लाइबिलिटी बताऊंगी। अब इस पार्ट में तो हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको पार्ट 5 में करेंट लाइबिलिटी बता दूंगी, आई थिंक फिर उसके बाद इक्विटी लाइबिलिटी खत्म, फिर एसेट स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करेंगे, एसेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सेशन लेकर आऊंगी बीच में ही, जिसमें मैं आपको रिजर्व्स एंड प्रोविजन में डिफरेंस बता दूंगी, तो आपको क्या थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाएगी आपकी, कम क्या फिर तो रहेगी ही नहीं कंफ्यूजन, क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं एक ही तो बात है, बट स्टिल डिफरेंस होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है भाई साहब, प्रोविजन एक ऐसा आप कह सकते हो गुल्लक है, अपनी लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसी गुल्लक है जिसमें हम पैसा आज से ही इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, चलो एक एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे घर में शादी है, मेरी नहीं, मेरे भाई, बड़े भाई बहन की, ठीक है, तो मेरे घर में भाई शादी है, मुझे मालूम है कि यार 6 महीने बाद शादी है, तो क्या हम घर वाले बैठ के ये सोचेंगे कि 6 महीने बाद शादी है ना, मान लो 6 महीने बाद 20 तारीख को शादी है, तो क्या हम बोलेंगे 20 तारीख को शादी है ना, तो चलो 19 तारीख को ही सब डिसाइड करेंगे, शादी के एक दिन पहले ही सब डिसाइड करेंगे, एक दिन पहले ही ये सोचेंगे आप अगर शादी करना है तो भाई 30-40 लाख की शादी होगी, तो हमने सोचा कि एक दिन पहले ही सोच लेंगे 30-40 लाख कहाँ से लाएं, किसको बुलाएं, कैसे शादी करें, कहाँ से करें, है ना, और खाने में क्या बनवाएं, तो हमने सोचा एक दिन पहले करेंगे। तो क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही रहेगा? नहीं। आप बोल के मैम हाउ इज इट पॉसिबल, शादी के लिए मैम 6 महीने तो फिर भी कम ही बोल दिए, लोगों की साल भर से प्लानिंग होती है शादी की, शादी की तैयारी में टाइम लगता है, और सबसे जरूरी शादी का पैसा जोड़ने में टाइम लगता है। शादी कोई 10-20 हज़ार में नहीं होती है, 10 लाख 20 लाख में, 30 लाख बढ़ाओ तो वो तो फिर कितनी भी बढ़ा लो, पर मिनिमम भी देखे तो फिर भी 10-20 लाख की शादी तो हो ही जाती है, ठीक है ना। तो वो 10-20 लाख आपको पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पहले से मुझे जोड़ के रखना, मेरे को मतलब हमारे फैमिली वाले सब जोड़ के रखेंगे यार 6 महीने बाद घर में शादी है, राइट, तो हम पहले से ही पैसा जोड़ के रख लेंगे कि यार कैसे करें, क्या अरेंज करें, कहाँ से पैसा करें, तो वो जोड़ के रखेंगे हम। तो बेसिकली प्रोविजन भी हम इसीलिए बनाते हैं कि फ्यूचर में मुझे पता है 6 महीने बाद शादी है, खर्चा आ रहा है, 6 महीने बाद अच्छा तगड़ा खर्चा होने वाला है शादी में,
आज से पैसा जोड़ना चालू कर दो, क्योंकि एक दिन पहले यदि ये सोचूंगी पैसा कहाँ से लाऊं तो फिर तो कभी ला ही नहीं पाऊंगी मैं पैसा, शादी भी नहीं हो पाएगी फिर घर में, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स की, यदि मुझे पता है कि भाई साहब घर में शादी है, तो भाई साहब कंपनी के नजरिए से यदि देखें तो कंपनी के फ्यूचर में होने वाले, ठीक है, कौन से फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में होने वाले चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी खर्चे हो, कोई भी लॉस हो, या कोई भी लाइबिलिटी हो, जिसका होना श्योर है। अब मेरे घर में 6 महीने बाद शादी है, 100% है, शादी तय हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया, श्योर है अब तो होनी ही है शादी। ऐसा तो ही नहीं वो एक दिन पहले पता लगेगा कि शादी हो रही कि नहीं हो रही, ऐसा होता है क्या? भाई तय हो गया है, सब फिक्स हो चुका है तो शादी होगी, श्योर है भाई साहब कि वो फ्यूचर में शादी है, तो भाई साहब वो बिजनेस के ये चीजें भी श्योर है, पर अमाउंट फिक्स नहीं है, ठीक है, अमाउंट फिक्स नहीं होता, अमाउंट फिक्स नहीं होता। तो अमाउंट कैसे फिक्स नहीं होता? अब मैं बिल्कुल ऐसे बोल तो नहीं सकती कि यार मेरे घर में शादी है तो बिल्कुल मैं शादी जो है वो 30 लाख में ही करूंगी, ना 30 लाख से कम होना चाहिए ना 30 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मैं फिक्स नहीं बता सकती ना कि यार मतलब 30 लाख तो 30 लाख, भाई थोड़ा बहुत ऊपर भी खर्च हो सकता है या थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, पर होगा ये मुझे पता है, खर्चा होगा और अच्छा खासा होगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती ना कि यार एग्जैक्ट 30.5 लाख ही होगा, कि बिल्कुल 10 लाख ही होगा, कि बिल्कुल 25 लाख इतना ही होगा, नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकती। पर हाँ मैंने आसपास शादी होते हुए देखी है, मेरे घर में कजिन्स की और शादी हुई है, तो मेरे को पता है कि कितना क्या खर्चा आता है, मुझे मालूम है, तो मैं अंदाजा तो लगा सकती हूँ। मैंने देखी थी मेरे घर में एक और शादी हुई थी जिसमें इतना खर्चा लगा, इनके घर में शादी हुई थी तो इतना खर्चा लगा, तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार कुल मिला के देखे तो इतना खर्चा तो होगा, तो मतलब इंस्टीमेट, एक अंदाजा, एक इंस्टीमेट के बेसिस पे मैं एक इंस्टीमेटेड अमाउंट फिक्स कर लूंगी, एक इंस्टीमेटेड अमाउंट फिक्स करूंगी और उसके लिए पैसा क्या करूंगी, जोड़ना चालू कर दूंगी, कहां पे, प्रोविजन में। दिस इज प्रोविजन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। अब मैम कुछ एग्जांपल दे दो इसके, ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, शादी वादी तो ठीक है, अपने घर गृहस्थी का एक एग्जांपल हो गया, पर यदि मैं बिजनेस की आपको एग्जांपल्स दूं, कंपनी में दूं, तो भाई साहब टैक्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन, देखो हर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स देती है, हर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर अपने फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाती ही है। क्या कोई कंपनी ये है कि बोल सकती है कि अरे टैक्स तो इस बार नहीं देंगे? नहीं, देना है, श्योर है, देना पड़ेगा आपको टैक्स, है ना, पर अमाउंट फिक्स नहीं पता आपको। हर बार जैसे कि हर बार क्या होता है, हम टैक्स देते हैं, हमेशा एक जैसा टैक्स नहीं आता, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे आता है, कई बार कम कई बार ज्यादा, ऊपर नीचे आता है, लेकिन ये तो पता है कि किसके आगे पीछे आएगा, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस है, 5 साल से बिजनेस चला रही हूं मैं, तो मुझे ये तो पता है कि मेरा टैक्स हर बार जो है वो मान लो 10,000 के लगभग ही आता है, तो मैं एक एवरेज तो बता सकती हूँ, एक इंस्टीमेट तो लगा सकती हूँ कि यार अमाउंट ठीक है, फिक्स नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बता सकती हूँ कि हाँ या तो 9,500 आता है, कई बार 8,000 आता है, कई बार 11,000, मतलब 10,000 के रेंज में ही आ रहा है, तो एक अंदाज बना लूं, 10,000 एक इंस्टीमेटेड वैल्यू बना दी मैंने, उसके लिए यहां पे मैं पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दूंगी। सेम डेप्रिसिएशन लगाना है, पिछले 5 साल से लगा रही हूँ, एक अंदाजा तो मुझे पता है, हाँ इसके लगभग लगता है, तो उसके हिसाब से मैं प्रोविजन बना लूंगी। सो दिस इज प्रोविजन, जहां पे बिजनेस अपने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस, लॉस या लाइबिलिटी जिसका होना 100% श्योर है, बिल्कुल होगा ही होगा, लेकिन अमाउंट श्योर नहीं है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक इंस्टीमेटेड अमाउंट बना लो, उस अमाउंट को लेकर के प्रोविजन बनाओ, दैट इज अ गुल्लक। हिंदी में मतलब एक जनरल एग्जांपल दो तो एक तरीके से गुल्लक। अब बिजनेस गुल्लक लेके नहीं बैठता, उसको हम प्रोविजन बोलते हैं, जहां उसका वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, हो सकता है वो बैंक में इकट्ठा कर रहा हो, है ना, या जैसे भी वो इकट्ठा कर रहा है उसको बोलेंगे प्रोविजन। इज इट क्लियर? कोई नहीं समझाता इतना डीप में, पर मैंने इसलिए बताया स्टूडेंट्स क्योंकि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डिफर्ड टैक्स क्या है, ये प्रोविजन क्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है भाई साहब। तो दिस इज प्रोविजन। अब यदि ये प्रोविजन, अब देखो ये जो एग्जांपल है ना, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, टैक्स 1 साल दे देंगे, प्रोविजन फिर खत्म, फिर अगले साल के जो टैक्स देना है उसका प्रोविजन बनाएंगे, फिर वो खत्म, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन यदि कोई ऐसा प्रोविजन जो मैंने 2-3 साल के लिए बनाया हो, ठीक है, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। अब डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, इस साल प्रोविजन बनाऊंगी, लास्ट में डेप्रिसिएशन लग जाएगा, साल खत्म, प्रोविजन खत्म,
है कि नहीं? टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, आखिरी वक्त में टैक्स दे दिया, प्रोविजन खत्म। तो ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के एग्जांपल है। तो ये सब आपके करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट क्या है? आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए बनाए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आओ अब इसको पहले हम रीड करें, बहुत समझ लिया। अब देखो, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी। प्रोविजन क्या है? एक ऐसा अमाउंट जो मैंने पहले ही हटा के रख दिया। मुझे लगा कि 10,000 का एक टैक्स होने वाला है, मुझे 10,000 के लगभग, तो मैंने पहले ही उसको साइड कर दिया एक प्रोविजन में, ठीक है। फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी, अब टैक्स मुझे पता है आज तो नहीं देना, साल के अंत में देना, पर देना तो है भैया, तो आज से ही पैसा जोड़ लो ना। शादी करनी है 6 महीने बाद करनी है, तो उधर ही लास्ट मोमेंट पे क्यों हम लोग पैसा अरेंज करने बैठे? आज से ही कर लो, क्या हो जाएगा? आज से ही तैयारी करो तो चीजें और स्मूथली हो जाएंगी आपकी, ठीक है भाई साहब। तो देखो, फ्यूचर की लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका अमाउंट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से नहीं बता सकते कि मेरी शादी जो है घर में वो 30 लाख में होगी, इतने में, इससे ज्यादा की नहीं होगी। भाई इससे ऊपर नीचे हो सकता है, या इससे कम में हो सकता है थोड़ा अमाउंट बढ़ भी जाए, 1-2 लाख ऊपर हो जाए, 1-2 लाख नीचे हो जाए, है ना। लेकिन इंस्टीमेट बना सकती हूँ। इंस्टीमेट कैसे कि यदि मैंने बोला मेरे घर में मेरे भाई की शादी है, तो हो सकता है इससे पहले मेरे कजिन की शादी हुई थी तो उसमें इतना लगा था, तो मैंने इंस्टीमेट बनाया कि यार वो मेरे एक कजिन की शादी में इतना लगा था, तो मेरे भाई की शादी में भी लगभग इतना ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने जैसी शादी करी थी हम भी लगभग उसी एवरेज की करेंगे, उससे ज्यादा हाई फाई नहीं करना, ना उससे ज्यादा नीचे करना, उसी लेवल की करेंगे हम लोग भी, राइट। तो ऐसे हम एस्टिमेट बना सकते हैं। तो ये कंपनी में भी है। अभी चलो अपन शादी का एग्जांपल छोड़ो, अपन अपने कंपनी के एग्जांपल पे आए यदि, तो कंपनी को पता है कि पिछले साल इतना टैक्स दिया था, 50,000 दिया था, तो इस साल भी इसके लगभग ही आएगा, या तो थोड़ा बहुत कम होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बस, राइट। और इसके अलावा भी हम एस्टिमेट के बेसिस पे एक अमाउंट तय कर सकते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी फिक्स है, देना ही है, टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। उसके बाद लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड मीन्स अ लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज डिटरमाइंड, दैट इज द अमाउंट पेबल टू मीट द लायबिलिटी इज नोन। प्रोविजन लाइक लायबिलिटी कैन बी लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट, या फिर प्रोविजन शॉर्ट टर्म। तो भैया यदि प्रोविजन आपने लॉन्ग टर्म के लिए बनाए हैं तो वो नॉन करेंट में आएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। और यदि वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए बना है तो वो आपके करेंट लायबिलिटी में आएंगे। Now each item of long term provision is disclosed, that is shown separately by the notes to account on long term provision which are total and single amount is shown against long term provision। तो इसको बस आपको long term provision में आप शो करोगे in your balance sheet, ठीक है भाई साहब। प्रोविजन मतलब तो समझ आ गया ना, यदि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कहां दिखाना है? नॉन करेंट लायबिलिटी मेजर हेडिंग, सब हेडिंग अलग से ही दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस शर्त यह है कि यहाँ पे जो प्रोविजन है वो 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटी के लिए बनना चाहिए। अब टैक्स तो क्या है, बस 1 साल के अंदर की लायबिलिटी है, हर साल टैक्स पे करते हैं, वो तो 1 साल के अंदर की लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हैं तो वो तो 1 साल का है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। लेकिन ऐसा प्रोविजन जो 1 साल से ज्यादा के लिए बन रहा है, 1 साल बाद, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? भाई साहब प्रोविजन समझ आ गया। हालांकि मैं अभी आपको रिजर्व्स और देखो, क्योंकि कई बार लगता है स्टूडेंट्स को कि रिजर्व का भी तो यही मतलब होता है, बट स्टिल डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट सेशन और रहेगा पार्ट 5, उसके बाद रिजर्व्स और प्रोविजंस में डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब आप एक काम करो, जितना भी आज हमने पढ़ा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब आपकी बैलेंस शीट वगैरह है जो मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट बताया है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहां तक हमने अभी तक कवर कर लिया। अब आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन 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 डन। चलो, इसका लेना है तो भाई साहब ले लो। डन 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 डन, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट इसलिए कि यदि कुछ काम आम की चीज लगे तो लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये हो गया प्रोविजन। इज इट क्लियर? राइट, ऑल राइट। तो भाई सेशन भी होता है इसी के साथ एंड। क्या पढ़ लिया अपन ने आज? नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर जो 4 सब हेडिंग्स थी उनको कंप्लीट कर ली। इज इट क्लियर भाई? कैसा लग रहा है? अब हम अगले सेशन में आएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट 5 लेकर आऊंगे, जिसमें अब मैं आपको करंट लायबिलिटी का बताऊंगी, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सो मिलते हैं फिर वहीं पे, है ना। जब तक क्या कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, भूलना नहीं है, याद से सभी को लाइक एंड शेयर करना है। बाकी फिर भाई मिलेंगे डेली क्लासेस में, हम मिल ही रहे हैं ना। डेली क्लासेस अपनी बढ़िया तरीके से चली रही है, नॉन स्टॉप तरीके से, क्योंकि एग्जाम तक रुकना नहीं है। आपके एग्जाम के दिन तक मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली, है ना, एग्जाम के दिन तक नहीं रुकने वाली हूँ, तो बिल्कुल नॉन स्टॉप तरीके से चलेंगे। तो इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर जहां डेली हम मिलते हैं अकाउंटेंसी की क्लास में, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो एक ऐसा चैनल है आप सभी को
प्रोवाइड कराता है 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। कोई चार्जेस नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। यह है हमारा YouTube चैनल, यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की बढ़िया प्लेलिस्ट मिलेगी, तो जाकर जरूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, भूलना नहीं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और हमारी वेबसाइट को भी जाकर एक्सप्लोर करो। कंप्लीट एजुकेशन आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से जाकर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट में हर जगह अवेलेबल है। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसके लिए कहाँ जाना है, नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करो, देन आप आराम से ई बुक्स ई नोट्स को अवेल करके लर्निंग कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी हमें क्या करें, जरूर से फॉलो करें ताकि आपकी लर्निंग और भी बेहतरीन बन सके, ठीक है, और भी बेहतर से बेहतरीन बन सके, राइट। तो चलो, तो जल्दी से फॉलो कर लेना, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जरूर से, ठीक है। और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो तो दोस्तों, ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना, मैं आगे पढ़ा रही हूं लेकिन पीछे का भूलना नहीं है, तो पीछे का रिवीजन करते रहना और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना, ठीक है भाई साहब। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो बढ़िया से। विश यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।